स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी इस प्यार को क्या नाम दूं। इधर एक अभूतपूर्व घटना घटी है। कम से कम मेरे लिए तो यह बहुत ही खास और अहम है। लगभग 25 वर्ष पूर्व की बात है। परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद जी का कोई कार्यक्रम जबलपुर में था। जोशी जी ने उनसे दीक्षा ली हुई थी, तो हम लोग उस कार्यक्रम के लिए गए थे। एक दिन प्रवचन स्थल पर कुछ महिलाओं ने मुझसे संपर्क किया। कहा कि हम लोग एक महिला मंडल या कहिए कि लेखिका संघ की स्थापना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसका उद्घाटन आपके हाथों हो। मना करने का कोई प्रश्न नहीं था। मैंने तुरंत हामी भर दी। दूसरे दिन एक सदस्य के घर में अत्यंत घरेलू वातावरण में वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुल जमा 8-10 महिलाएं थी, इसलिए भाषणबाजी नहीं हुई। गीत संगीत ही कार्यक्रम का मुख्य स्वर रहा। बाद में जीवन की आपाधापी में मैं यह प्रसंग भूल भी गई। याद तब आई जब इस संगठन ने अपने 25 साल पूरे किए। उन्हीं लोगों ने याद दिलाई। बाकायदा निमंत्रण आया कि यह 25वीं सालगिरह हम आपके साथ ही मनाना चाहते हैं, सो फिर एक बार जबलपुर पधारे। मैंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि इन 25 सालों में मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई हूं जहां सफर से जी घबराता है, अतः क्षमा करें। उनका उत्तर आया कि आप नहीं आ सकती तो हम आ जाते हैं, बस 14 अप्रैल हमारे लिए खाली रखें। और वे लोग करीब 18 सदस्य जन शताब्दी से आई दुष्यंत कुमार संग्रहालय के सभागार में उन्होंने यह रजत जयंती मेरे साथ मनाई और रात की ट्रेन से वापस लौट गई। इस प्यार को क्या नाम दूं, समझ में नहीं आता। पर ये कुछ ऐसे ही क्षण होते हैं जब अपने लेखक होने पर गर्व होता है। मैंने सन 1950 में मैट्रिक पास किया था। उन दिनों स्कूल में अध्यापिकाएं या तो उम्र दराज होती थी या फिर वे युवतियां जो हालात की मार से हताश, निराश और जीवन से उदासीन होती थी। ऐसे में ठंडी हवा के झोंके की तरह हिंदी की नई टीचर का आगमन हुआ। लखनऊ कॉलेज से ताजा ग्रेजुएट होकर आई थी। रहन सहन में, बातचीत में नफासत थी, नजाकत थी। छात्राओं से उनका व्यवहार भी मित्रवत था, जो एक नई बात थी। लड़कियां तो उन पर लट्टू हो गई। मुझ में तब कविता के अंकुर फूटने लगे थे। मैंने उन पर ढेरों कविताएं लिख डाली। उनकी शादी और हमारी फाइनल परीक्षा आसपास ही संपन्न हुई थी। फेयरवेल पार्टी के दिन मैंने अपनी कविताओं की कॉपी उन्हें सादर भेंट कर दी थी। उसके बाद कॉलेज, फिर शादी, फिर बच्चे, नई नई गृहस्थी, जगह जगह तबादले। इस आपाधापी में किशोरावस्था का पागलपन सुदूर अतीत की चीज बन गया। कोई 22-23 साल बाद मुझे अचानक उनका पता मिला। भूला बिसरा बहुत कुछ याद आ गया और मैंने उन्हें एक पत्र लिख डाला। पत्र में मैंने सिर्फ अपना नाम और पता लिखा। जोशी जानबूझकर नहीं लिखा, क्योंकि इस नाम से उन दिनों मुझे थोड़ी शोहरत मिलने लगी थी। लौटती डाक से उनका पत्र आया। उन दिनों चिट्ठियां तुरंत फुरत मिल जाती थी, आजकल की तरह लेट लतीफी नहीं थी। पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं तो लिफाफा देखकर ही पहचान गई थी कि मालती का पत्र होगा। तुम्हारे अक्षर मेरे लिए जाने पहचाने हैं। आगे उन्होंने पूछा कि क्या अब भी कविताएं लिखती हो या छोड़ दिया। मैंने उत्तर में लिखा कि कॉलेज के जमाने में इतने गीत लिखे कि लोगों ने मुझे मालव की मीरा की उपाधि दे डाली, पर अब कविता छूट गई है, रूठ गई है। हाँ, कभी कभार कहानियां लिख लेती हूँ। तीर की तरह उनका दूसरा पत्र आया। कहीं तुम मेरी प्रिय लेखिका मालती जोशी तो नहीं हो? जीवन में इतनी प्रशंसा बटोरी है, पर सच कहती हूँ, इस एक वाक्य ने जो रोमांच, जो खुशी, जो संतोष दिया, उसका जवाब नहीं है। सन 2006 में मध्य प्रदेश शासन का साहित्य शिखर सम्मान मुझे दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए इंदौर से मेरे भाई बहन बरसते पानी में सपरिवार पधारे थे। मेरे भोपाल वासी ससुराल के परिजन भी।
भीगते हुए भारत भवन पहुंचे थे। उस दिन मेरा घर फूलों से भर गया था। कार्यक्रम के 2 दिन बाद मेरे यहाँ काम करने वाले युवक ने मुझे एक फाइल पकड़ाई। ये क्या है? मैंने पूछा। आप देखिए तो। मैंने देखा। लाल रंग की जिल्द वाली सुंदर फाइल थी। ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखा था, अलंकरण समारोह है। फाइल खोलकर देखी तो मैं दंग रह गई। उसमें भोपाल से निकलने वाले सारे अखबारों की कतरनें थी। अंग्रेजी अखबार भी छूटे नहीं थे। उन कतरनों में मेरे बारे में जहां जहां जो जो इन दिनों छपा था, सब करीने से फाइल किया हुआ था। मेरे इंटरव्यूज, सम्मान समारोह की रिपोर्ट, दूसरे दिन की कथा गोष्ठी का विवरण, सब कुछ उसमें था। महज 8वीं 9वीं पास उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत, कितनी लगन से यह सामग्री जुटाई थी, सोचकर आश्चर्य हो रहा था। वह फाइल आज भी एक अमूल्य धरोहर के रूप में मेरे पास सुरक्षित है। इसी शिखर सम्मान से जुड़ी एक और घटना, मेरी भतीजी का फोन आया कि कल आप सब लोग भोजन पर आमंत्रित हैं। किस खुशी में? मैंने पूछा। आपके सम्मान की खुशी में, उसने कहा। मैंने उस बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया। मैं जानती हूँ कि यह मेरी भतीजी अपने स्वर्गीय चाचा जी की तरह उत्सव धर्मी है। लोगों को बुलाकर खाना खिलाने का बहाना ढूंढती रहती है। दूसरे दिन सहज भाव से हम खाना खाने पहुंचे तो दरवाजे पर ही अभिनंदन समारोह के बैनर ने हमारा स्वागत किया। भीतर जाकर देखा तो दीवान को बाकायदा स्टेज का रूप दिया गया था और दीवार पर भी एक बैनर था। कमरे में ससुराल का पूरा कुनबा मौजूद था। सबके हाथ में गुलदस्ते थे। सबने मुझे गुलदस्ता भेंट किया, जिससे बन पड़ा उसने छोटा सा वक्तव्य भी दिया। मेरी जेठानी जी ने भी माला पहनाकर मुझे आशीर्वाद दिया। बाद में जोशी परिवार की ओर से एक मान पत्र भी भेंट किया गया। यह सब देखकर मैं तो इतनी अभिभूत हो गई थी कि धन्यवाद के 2 शब्द कहना, कृतज्ञता ज्ञापन करना मेरे लिए कठिन हो गया। सौभाग्य से मेरा बड़ा बेटा उन दिनों भोपाल आया हुआ था। उसने इन दुर्लभ क्षणों को कैमरे में कैद कर लिया और बाद में एक सुंदर सा एल्बम बनाकर मुझे भेजा। भारत भवन में मान्यवरों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह सम्मान प्रदान किया था। वे क्षण सचमुच अविस्मरणीय और गौरवशाली थे। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अविस्मरणीय यह घरेलू सम्मान समारोह था जो मेरे अपनों ने आयोजित किया था। इन लोगों को साहित्य से नहीं, केवल मुझसे सरोकार था और मेरे गौरव से वे गौरवान्वित हो रहे थे। कभी कभी जीवन में ऐसे सुखद आश्चर्य घटित होते हैं कि हम देर तक उस रस में डूबे रहते हैं। मुंबई प्रवास में एक बार मुझे एक हिंदी संस्थान से बुलावा आया। कहा गया कि मान दे तो हम नहीं देंगे, पर हाँ, लाने ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। मुंबई में अगर वाहन व्यवस्था हो जाए तो वह किसी भी मानदेय से ज्यादा श्रेष्ठकर है, खासकर अगर पवई से चौपाटी जाना हो तो। मैंने सहर्ष हामी भर दी। नियत समय पर गाड़ी आई। ड्राइवर ने फोन किया कि मैं आ गया हूँ, आप तैयार हो जाएं तो बिल्डिंग से नीचे आ जाएं। फोन रखते हुए मुझे याद आया कि ड्राइवर मराठी में बोल रहा था। आश्चर्य हुआ, क्या मुंबई में मराठीवाद इतना प्रबल हो गया है कि हिंदी संस्थान का ड्राइवर भी हिंदी में बात नहीं करना चाहता। पवई से चौपाटी तक का रास्ता काफी लंबा था। रास्ते में बातें होती रही, मराठी में ही। आखिर मैंने पूछ ही लिया, आप तो एकदम मराठी में ही शुरू हो गए। आपने कैसे जाना कि मैं मराठी हूँ? जोशी तो पहाड़ी भी होते हैं, गुजराती भी होते हैं, राजस्थानी और मालवी भी होते हैं। उसने कहा, आज आपका कार्यक्रम था, इसलिए कई लोगों ने लाइब्रेरी से आपकी पुस्तकें निकलवाई थी। मैंने भी एक ले ली थी। उसमें आपके परिचय में लिखा था कि आपका जन्म महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ है। मैंने किसी ड्राइवर से इस उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। अपनी सोच पर मैं खुद ही शर्मिंदा थी। ऐसे ही शर्मसार होने का
एक और मौका आया था। मैं पुणे में अपनी फुफेरी बहन के यहाँ मेहमान बनकर गई थी। रात का खाना खाकर बिस्तर पर अधलेटी मैं टीवी देख रही थी कि उसके यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने आकर कहा, मैडम जरा पैर नीचे कर लेंगी। मुझे बड़ा ताव आ गया। अरे क्या कोई सोफा है जो पैर नीचे करने होंगे? मैंने कसैले अंदाज में कहा, चादर बदलनी है क्या? नहीं, वह तो हो गया। फिर मैंने कहा और तैश में आकर खड़ी हो गई। कर लो जो करना है। पर उसने जो किया वह एकदम अप्रत्याशित था। उसने झुककर मेरे पैर छू लिए। मैं तो हक्का बक्का रह गई। फिर उसी ने बताया कि मम्मी जी के पास आपकी जितनी किताबें हैं सब मैंने पढ़ी हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी। किताबों में आपकी तस्वीर है। मैं पहचान तो गया था, पर प्रणाम करने के लिए मम्मी जी से पूछ लिया। सोचा इतनी बड़ी हस्ती घर आई है तो प्रणाम तो करना ही चाहिए। पर लेटे हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते न, अशुभ होता है। कितनी देर तक मैं अपनी शर्म से उबर नहीं पाई थी। मुंबई प्रवास में एक दिन बेटे ने एक सुखद धक्का दिया। मेरी एक फ्रेंड आपसे बहुत नाराज है। कौन सी फ्रेंड? क्या मैं उसे जानती हूँ? क्यों नाराज है? उसका ईमेल आया है। बेटे ने कहा, योर मॉम इज गिविंग मी स्लीपलेस नाइट्स। हद है। कौन है यह लड़की? जरा नाम तो बताओ। अपनी जान में स्लीपलेस नाइट्स मैंने अपनी बहुओं को नहीं दी, इसे क्या दूंगी? वह लिखती है। बेटे ने कहा, आई हैड बीन टू ए बुक फेयर। आई हैव बॉट ऑल हर बुक्स एंड सिंस दैट डे आई हैव नो पीस नो स्लीप। तारीफ करने का कैसा अनोखा ढंग है। मुझे सचमुच खुशी हुई कि प्रौद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली एक महिला मेरी पुस्तकें खरीदती है, पढ़ती है और पसंद भी करती है। कभी कभी प्रशंसा से घबराहट होने लगती है। इसका भी दारुण अनुभव मैंने किया है। सन 60-62 की बात है। उन दिनों इनकी पोस्टिंग एक देहात में थी। मेरे साहित्यिक जीवन में उस समय अकाल पर्व चल रहा था। कविता कामिनी तो रूठ ही गई थी। गद्य भी लड़खड़ाता चल रहा था। 10 रचनाएं भेजती थी तो 8 सह धन्यवाद वापस आ जाती थी। बड़े बुरे दिन थे। उन दिनों यह आम प्रथा थी कि डाकिया सारी डाक दफ्तर में ही दे जाता था। वहीं से लोग घरेलू डाक अपने साथ घर ले जाते थे। मैं जिस व्यग्रता से पति की प्रतीक्षा करती थी उसके मूल में ये पत्र भी होते थे। बाहर की दुनिया से जुड़ने का वही तो एक साधन था। ये जब टूर पर होते थे, चपरासी घर घर डाक दे जाता था। एक दिन देखती क्या हूँ कि इनकी गैर मौजूदगी में बड़े बाबू खुद डाक लेकर चले आ रहे हैं। उनके हाथ में जो बड़ा सा लिफाफा था उसे मैंने दूर से पहचान लिया था। वह सा धन्यवाद वापस वाला लिफाफा था जो मैं हर रचना के साथ भेजती थी, आज भी भेजती हूँ। बड़े बाबू जब कमरे में आकर बैठ गए तो मैंने दुख और आश्चर्य के साथ नोट किया कि लिफाफा खुला हुआ था। किसने खोला लिफाफा? क्यों खोला? अपने मन में घुमड़ते प्रश्नों को मैं शब्द देती उससे पहले ही बड़े बाबू ने सफाई दे डाली। माफ करना मैडम, लिफाफा जरा भारी था तो मैंने खोल लिया। सोचा ऐसी वैसी कोई बात न हो, साहब भी यहाँ नहीं है। पर मैडम, मैं लिफाफा नहीं खोलता तो कितनी बड़ी चीज से वंचित रह जाता। वाह मैडम, क्या कहानी लिखी है आपने। बिल्कुल प्रेमचंद की याद दिला दी। नारी की व्यथा का क्या वर्णन किया है। मेरे तो आंसू निकल आए। आंसू तो मेरे भी आ रहे थे, दुख के, अपमान के, शर्म के। मन तो हो रहा था कि वह लिफाफा छीन लूं, पर असहाय भाव से बैठी उनका प्रलाप सुनती रही। उनके जाने के बाद ही मैंने खुलकर सांस ली। उसके बाद तो यह जैसे नियम हो गया कि जब भी मेरी कोई कहानी लौटती ये सज्जन उसे लेकर हाजिर हो जाते और मेरी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते। उन्होंने मुझे कब से प्रेमचंद के समकक्ष बिठा दिया था। शायद दूसरे किसी लेखक का नाम उन्हें पता भी नहीं था। आखिर जब मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तो मैंने इनसे शिकायत की। ये हंसकर बोले, सुनो,
वह गांव का सीधा साधा निरीह प्राणी है। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि ये तुम्हारी लौटी हुई कहानियां हैं। उसे असलियत बताने जाओगी तो अपनी ही हंसी करवाओगी। वह शख्स इस समय तुम्हारी प्रतिभा से अभिभूत है, उसका भ्रम बना रहने दो। अब कभी सोचती हूँ कि तत्कालीन संपादकों ने तो मेरी कद्र नहीं की, पर बड़े बाबू ने शायद मेरे भीतर बैठे महान लेखक को पहचान लिया था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।